बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बाय स्टैटिस्टिक सेमेस्टर 6 ईयर 3 एंड यूनिट नंबर 8। सही है। एंड इट्स अबाउट एस्टिमेशन कि एस्टिमेशन है क्या। अभी तक जितनी भी यूनिट्स हमने डिस्कस की वो डिस्क्रिप्टिव बाय स्टैटिस्टिक के बारे में हमने डिस्कस की। डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं किसी फिनोमिना को या हाइपोथेसिस को या जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसमें मीन, मूड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, ठीक है, कोटाई, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, इट वाज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव। एनालिटिकल या इसका दूसरा नाम क्या है, एम्पिरिशियल। डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल या एम्पिरिशियल में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सही है। एक को हम कहते हैं एनालिटिकल, इसमें दो चीजें होंगी, एक हाइपोथेसिस और दूसरा एस्टिमेशन। ठीक है, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल में। हाइपोथेसिस क्या है और एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन की फिर टू टाइप है, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा को कहते हैं इंटरवल। ठीक है, एस्टिमेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एस्टिमेशन। वैसे एस्टिमेशन है क्या, क्योंकि हम डेली ये वर्ड यूज करते हैं, एस्टिमेशन, अंदाजा लगाना किसी चीज के बारे में। ठीक है, और मेडिकल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी प्रोसीजर करते हैं, जो भी हम थेरापीज देते हैं, सो दिस इज ड्यू टू एस्टिमेशन। हम ये एस्टिमेट करते हैं कि मतलब इसकी इफेक्टिवनेस क्या होंगे। सही है। अगर आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रही है, सो इट्स ऑन द बेस ऑफ द एस्टिमेशन कि इस एंटीबायोटिक से इसकी जो रिकवरी की चांसेस है वो कितने % है। सही है। तो आप उसको एस्टिमेट, या फॉर एग्जांपल इसके एक एग्जांपल, ये सिर्फ हम एजुकेशन में भी यूज़ नहीं करते। अगर आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर इस क्लास में सीखी है और वो अपने लिए एक जो है घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसकी एस्टिमेट निकालते हैं कि मतलब इस पे टोटल कितना खर्चा आएगा, इस पे आपके जो सीमेंट है कितने लग सकते हैं, रेट कितने लग सकते हैं, इसके अलावा जो आप वो लेते हैं बार, स्टील बार, वो कितना लग सकता है उस पर, मतलब टोटल कितना खर्चा इस पे आ सकते हैं। सही है। तो हम, अगर आप नर्सिंग में भी एडमिशन लेते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसको एस्टिमेट करते हैं कि मतलब BSN पे टोटल कितना खर्चा हमारा आ सकता है, और फिर ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेशन आप या डिसीजन लेते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो एस्टिमेशन रोज हम सुनते हैं। इवन कि अगर आप बाहर जाते हैं ना और आप रोड भी क्रॉस करते हैं ना, तो बास टाइम आप जो है जैसे क्रॉस करके वापस बैक पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से एस्टिमेट करते हैं कि जो कार मेरी तरफ आ रही है उसकी स्पीड कितने है, मतलब इतने है कि मैं इस रोड को क्रॉस कर सकूं या नहीं। तो मतलब एस्टिमेशन की बेस पे आप सब कुछ करते हैं। ठीक है। आप जब भी मतलब एग्जाम पे देते हैं ना, तो आप अपनी GPA को पहले से एस्टिमेट करते हैं कि मतलब कितने पेपर मेरे फेल होंगे, कितने पास होंगे, कितना GPA जो है मैं ले सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। सही है। अब एस्टिमेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले हम उस टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। सही है। ये मार्कर सही नहीं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको सबसे पहले देखेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले है एस्टिमेट। ठीक है। एस्टिमेट का मतलब है क्या, एस्टिमेशन तो बाद में हम पढ़ेंगे ना, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट वन इज एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या है, अंदाजा लगाना, तो एस्टिमेशन हो गया ना, अंदाजा। मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू या कैलकुलेशन या जजमेंट अबाउट समथिंग, या सिंपली आप कह सकते हैं कि एस्टिमेट इज द वैल्यू व्हिच यू आर टेलिंग, वो वैल्यू जो आप बता रहे हो, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट। या दिस इज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल इस चीज पे इतना खर्चा आएगा, तो दिस कैलकुलेशन क्या है आपकी, एस्टिमेट। कैलकुलेशन नहीं, जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी क्या है, एस्टिमेट है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना, आप किसी चीज के आप एस्टिमेट लगा दें,
चलो किसी सब्जी में किसी चीज की लगा दे कि कल टमाटर की रेट कितने होंगे, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि 100 पर केजी, ठीक है, तो ये जो आपके अप्रोक्सीमेट जजमेंट है, वैल्यू है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एस्टिमेट है। जो वैल्यू है ना, द वैल्यू इज कॉल्ड एस्टिमेट, ठीक है। आप कहते हैं ना कि इस घर पे 10 लाख से लेकर 15 लाख का खर्च आएगा, तो ये 10 से 15 लाख ये क्या है, आपकी एस्टिमेट है, जो वैल्यू है एस्टिमेट। सो सिंपल यू कैन से द वैल्यू व्हिच यू आर टेलिंग, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट। सही है। तो डिफिनेशन क्या है, द वैल्यू व्हिच यू आर टेलिंग, मतलब एवरेज, जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप उसको कहते हैं, या अप्रोक्सीमेट जजमेंट भी आप उसको कह सकते हैं। क्लियर। तो ये आपकी क्या है, एस्टिमेट है। द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या है, तो ये तो सब अंदाजा लगाना हो गया ना जी। इस करने वाला मतलब, ठीक है, एक होता है प्ले, एक होता है प्लेयर, ठीक है। एक है थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, किसी चीज को चेक करना। आप कैलकुलेटेड वैल्यू निकालोगे ना, जिस तरह हम निकाल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे ना, किस तरह आप निकालोगे, मतलब क्या चीज आप यूज करके निकालोगे। फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर चेक करना है ना, तो टेम्परेचर आप किस तरह चेक कर सकते हैं, थर्मामीटर, ठीक है। तो इसी तरह आप एस्टिमेशन निकालते हैं ना, लेकिन ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो किस तरह आप निकाल सकते हैं, एक फार्मूले में फिट करके उस फार्मूले की मदद से आपने निकालना है। सो द फार्मूला विच इज यूज, ठीक है। एस्टिमेटर का मतलब क्या है, वो फार्मूला जिसके थ्रू आप वैल्यू निकालते हैं। सो एस्टिमेटर मीन दिस इज क्या है, द फार्मूला which is used to estimate या calculate the average value, ठीक है। मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि जिस तरह हमने एक टमाटर की बात की ना, कि उसके 20 से लेकर 30 तक उसकी पर केजी उसकी प्राइस हो सकते हैं कल, ठीक है। तो आप किस तरह आपने उसको निकाला कि 20 से 30, ठीक है। आपने एक फार्मूला यूज करके उस फार्मूले के हेल्प पे आपने उसको निकाला। तो उस फार्मूले को और इसको निकालने का जो ये है कि उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेटर। सही है। द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या है, अंदाजा लगाना। लेकिन एस्टिमेशन देख, मैंने पहले सेमेस्टर में आपको कहा था कि जब एन में TION शन आ जाए या ENT मेंट आ जाए, तो एट्स मीन दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। क्या है फिर, प्रोसेस है। तो प्रोसेस का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब यह है कि आप सबसे पहले वैल्यू निकालोगे एक एक चीज की, कि मतलब हमारे पास इतनी मीन है, इतने हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये सारी चीजें आप निकालेंगे, फिर फार्मूले में फिट करेंगे और एट द एंड आप उससे निकालोगे वैल्यू। तो इस जो प्रोसेस है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, इसको क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। तो सिंपल यू कैन से कि एस्टिमेशन इज द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, which we take the estimate या which take the value। so estimation क्या है, estimation is the process of taking average value। simply आप कह सकते हैं कि this is the process of taking the average value, ठीक है। एवरेज वैल्यू के निकालने का जो ये प्रोसेस है ना, इसको एस्टिमेशन कहते हैं। क्लियर। अच्छा, एस्टिमेशन के 2 टाइप है। कितने टाइप है,
एक को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन और एक है हमारे पास इंटरवल। तो पॉइंट एस्टिमेशन का क्या मतलब है? पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब है द सिंगल वैल्यू विच यू आर टेलिंग। क्या है? एक सिंगल वैल्यू है। जिस तरह मैंने कहा ना कि कल टमाटर की कीमत क्या होगी? 100। तो 100 इज अ सिंगल वैल्यू। अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि इस घर पे कितना खर्च आएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20 लाख, सो 20 इज अ सिंगल वैल्यू, उसमें कोई गैप नहीं होगी, कोई इंटरवल नहीं होगी, ठीक है? तो उसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। सो द सिंगल वैल्यू which you are telling, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि मेरा जीपीआई कितना होगा 3.5, तो दिस इज अ पॉइंट एस्टिमेशन, क्योंकि आप एक सिंगल वैल्यू बता रहे हो। सही है? क्लियर? मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पेपर पास कर सकते हैं, आप कहते हैं कि 5, सो दिस इज अ पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है? क्योंकि आप जो है सिर्फ एक ही वैल्यू यूज कर रहे हैं। और इंटरवल का क्या मतलब है? इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब है द स्प्रेड ऑफ वैल्यू, द स्प्रेड ऑफ वैल्यू, या आप कह सकते हैं कि द रेंज, जिसमें रेंज हो ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं ना कि मेरा जो जीपीए है वो 3 से लेकर, जीपीए वो 3 से लेकर 3.5 तक आ सकते हैं मेरे जीपीए। तो उसमें एक रेंज है। क्या है? रेंज। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस घर पे कितना खर्च आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 से लेकर 30 लाख तक इस पे खर्च आएगा। तो इसमें एक रेंज है, ठीक है? तो इसलिए उसको कहते हैं इंटरवल। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जिसमें रेंज हो उसको हम कहते हैं इंटरवल। सही है? जिस तरह मैंने कहा कि कल टमाटर की रेट क्या होगी, तो आप मुझे कहेगी कि 50 से लेकर 70 तक जो है उसकी रेट हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरवल। सही है? जिसमें एक रेंज हो, एक स्प्रेड ऑफ वैल्यू हो। अच्छा, अब मुझे बता दें कि विच वन इज बेस्ट, कौन सा सबसे बेहतरीन है, इंटरवल या पॉइंट एस्टिमेशन? कौन सा है? इंटरवल। ठीक है? क्योंकि इंटरवल में जो मिस्टेक है ना उसके चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं मेरा 3.5 जीपीए आएगा ना, आप क्या, अगर 3.4 जीपीए भी आ गया तो एट्स मीन कि आपने गलत एस्टिमेट निकाला था। आप कह रहे हैं कि इस घर पे 20 लाख रुपए खर्च आएगा और उस पर 16 लाख आ गया, तो फिर भी आपने गलत एस्टिमेट निकाला था। ठीक है? लेकिन इंटरवल का मतलब यह है कि अगर आपने 3 जीपीए ले लिया तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपने तो कहा था ना कि 3 से 3.5 है। अगर आपकी जीपीए 3.1 है फिर भी ठीक है, 3.2 है, 3 है, 4 है, इवन 5 है तो फिर भी ठीक है। ठीक है? तो मतलब जितना आपके रेंज होंगे ना इंटरवल, तो इतना आपकी एस्टिमेशन सही जा सकते हैं ना। मैं इसके एक एग्जांपल आपको बता सकता हूं। मेरे पास हाथ में कितने मार्कर हैं? 3 मार्कर हैं। अगर मेरे हाथ में एक ही मार्कर हो, फर्ज करें मेरी जो लेफ्ट हैंड है उसमें 3 मार्कर है और राइट में कितने हैं? 1। अगर मैं इससे किसी को जो है ना पॉइंट आउट करना चाहता हूं, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को मैंने जो है ना यहाँ से फेंक कर मैं उसको निशाना लगाना चाहता हूं, तो आया कितने % चांसेस है? अगर मैं कहता हूं कि मैं 90% श्योर हूं कि मैं उसको जो है हिट कर सकता हूं, फिर भी चांसेस कम है ना। लेकिन इसमें मैं जो कहते हैं ना डिग्री ऑफ श्योरिटी, मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि नहीं मैं उसको हिट करूंगा, क्योंकि एक ही मार्कर है, मैं भी क्या मिस हिट। लेकिन इस हाथ में कितने हैं? 3। अब मैं इसमें कुछ न कुछ जो है कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हाँ मैं उसको हिट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर एक मिस हो जाए कोई बात नहीं, दूसरे से हिट करूंगा, अगर वो भी मिस हो जाए तो तीसरे से भी कर सकता हूं। ठीक है? अगर इसकी बजाय अगर मेरे हाथ में 20 मार्कर हो तो मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी इंक्रीज होंगे। ठीक है? कि मतलब 20 में से तो एटलीस्ट एक को मैं हिट कर पाऊंगा। अगर मेरे हाथ में 100 हो
तो मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर एक मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं। क्लियर? तो मतलब जितने आपके पास ज्यादा रेंज होंगे इतना आप कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा होगी। ठीक है, जितना नैरो रेंज होगी इतना आपकी कॉन्फिडेंस कम होंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं ना। सो व्हाट डज मीन बाय कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? 6 नंबर पे जो टर्मिनोलॉजी है, दिस इज सी आई। सी का मतलब है कॉन्फिडेंस, आई का मतलब है इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ एश्योरेंस, श्योरिटी। आप कह रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप, मैं जो है घर बनाना चाहता हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि रियली मैं बनाना चाहता हूं इसलिए बार बार आप लोगों से मशवरा ले रहा हूं ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पे कितना खर्चा आ रहा है, मुझे कह रहे 20 लाख। मैंने काम शुरू कर दिया, वो 2 करोड़ पे नहीं हो रहा। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे कोई गलत अंदाजा लगा दे और बस बात खत्म। नहीं, अब मुझे श्योरिटी के साथ बताओगे। आप जो वैल्यू मुझे बता रहे हैं ना, आप कितने % खुद इस पे श्योर है कि हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ना कि बस अभी मैं आपसे पूछूं, सब कहेंगे ना कि जो अभी 5th सेमेस्टर की रिजल्ट आ रही है तो सब कहेंगे हमारा 4 GPA होगा। लेकिन कितने लोग श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ वाकई मेरा इतना ही होगा? ऐसा मतलब तुक्का लगाना तो नहीं है ना। एस्टिमेशन ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं, हर कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते। सही है, एस्टिमेट लगाना, आप किसी को गलत गाइड नहीं कर सकते। आप तो किसी को गलत गाइड कर रहे हो ना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, जब काम करने का टाइम आए और फिर आप पीछे हट जाए। सही है, तो मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब यह है कि आप कितने % खुद श्योर हो, आपकी जो एश्योरेंस रेट है वो क्या है, कितने % आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इस तरह होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल कुछ भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 70 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 80 भी है। लेकिन जो यूज होते हैं ना, 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल हम यूज करते हैं। कितने? 3, 90, 95 और 99। ये 3 हम यूज करते हैं, बाकी क्यों यूज नहीं करते? अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि ठीक है इस पे तो इतना खर्च आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 50 है, तो मैं आप पे यकीन क्यों करूं? मतलब आप खुद 50% हो कि हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है। तो मतलब फिर आपकी एस्टिमेशन के ऊपर कोई भी रिलाई नहीं करेगा। और 99 से ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि 100% आप एस्टिमेशन लगा नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कह दे कि बस इतना होगा और इतने ही हों। 100% कोई भी नहीं कह सकते। 99% अगर हाँ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ वाकई, अगर आपने पेपर भी बहुत ज़बरदस्त किए है, आपकी मिड टर्म मार्क्स भी बहुत ज़बरदस्त है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, तो आप कह सकते हैं कि 99% कि हाँ मेरा जो है 4 GPA आ सकता है। क्लियर? लेकिन क्लास में तो 50% सबके है कॉन्फिडेंस इंटरवल, सबके बस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिर आपके ऊपर कोई रिलाई नहीं करेगा। तो ये 3, दिस इज द बेस्ट, 90, 95 और 99। जितना आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्रीज होंगे ना, इतने आपकी एस्टिमेशन स्ट्रांग होंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद इसके ऊपर श्योर हो। सही है, एक बात याद रखें कि पेपर में अक्सर दी हुई होती है कि मतलब ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 95% है और 99% है या 80% है या 70% है, जो भी है पेपर में अक्सर देते हैं। लेकिन अगर पेपर में कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? आप फिर उसको 95 को कंसिडर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप MCQs को छोड़ देंगे कि फार्मूला जो है उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की जरूरत, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल के बगैर आप एस्टिमेशन निकाल ही नहीं सकते। अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बगैर आप एस्टिमेशन नहीं निकाल सकते। आप पेपर में कॉन्फिडेंस इंटरवल है नहीं तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन को छोड़ दोगे? नहीं, 95 आप लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सेलेक्ट करते हैं 95। ये कंफर्टेबल है, इसमें आपके पास चांसेस है। मतलब 99 में अगर आपने जो एस्टिमेशन दिया था अगर वो गलत हो जाए तो आपके पास एक्सक्यूज के लिए इतने कुछ नहीं है कि आप एक्सक्यूज कर दे कि हाँ क्यों गलत किया था। ठीक है, लेकिन 95% में स्टिल यू हैव गैप, आपके पास चांसेस है कि आप कह दे कि हाँ मैंने तो ये भी कहा था कि हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपकी समझ में आ गई। द डिग्री ऑफ एश्योरेंस, श्योरिटी, आप कितने % श्योर हो।
एक और है जिसको कहते हैं चांस ऑफ एरर। देख, इसको याद करें, बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। एनालिटिकल में हम बार बार यही कहेंगे कि इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल इतना है और इसका चांस ऑफ एरर इतना है। उसको सिग्निफिकेंट ऑफ एरर भी कहते हैं। चांस ऑफ एरर का दूसरा नाम क्या है? सिग्निफिकेंट ऑफ एरर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि 95% आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कितने परसेंट है? 95। सो स्टिल देयर इज चांस फॉर एरर या नहीं है ना? कितने परसेंट है? 5%। सो द 5% इज अ चांस ऑफ एरर। उसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट लेवल भी उसको कहते हैं और अल्फा भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्फा। अल्फा भी उसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये डिनोट की जाते हैं। ठीक है, अल्फा। और सिग्निफिकेंट लेवल भी उसको कहते हैं, चांस ऑफ एरर भी उसको कहते हैं। जो आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल है 100 से वो माइनस करें, आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आपके पास 90, आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल 90 है, तो चांस ऑफ एरर अल्फा कितना है? 10%। अगर आपके 99% है तो चांस ऑफ एरर कितने हैं? 1%। ठीक है, आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको आप 100 से माइनस करें। ठीक है, चांस ऑफ एरर अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला ये है 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल। 1 आपके पास क्या है? 100, यानी 100 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू चांस ऑफ एरर अल्फा। सही है, आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको 100 से माइनस करें, आपके पास जो आएंगे दिस इज अ। ठीक है, लेकिन जो ये अल्फा है ना, ये 1 टेल भी हो सकते हैं और 2 टेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम हाइपोथेसिस में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 1 टेल क्या है, 2 टेल क्या है। ठीक है, तो आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 1 टेल का क्या मतलब है या 2 टेल का। या चलो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते क्योंकि उस पर तो क्वेश्चन आएंगे। सही है, ये इसको मैं मिटा दो, अभी क्लियर है। अल्फा जो चांस ऑफ एरर है उसको 1 टेल हाइपोथेसिस भी आप उसको कह सकते हैं, और 2 टेल का मतलब क्या है। सही है, देख 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने टाइप की? 2 टाइप के। एक ये हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जो हमारे फीमेल स्टूडेंट हैं वो मेल स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं मेल स्टूडेंट से। ठीक है, तो इसमें अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स के ग्राफ हम बना दें तो हमें उसकी डायरेक्शन का पता है ना, क्या डायरेक्शन होंगे? इज ग्रेटर देन मेल। डायरेक्शन पता है ना हमें, क्योंकि डायरेक्शन में हमने यही बता दिया कि जो मेल स्टूडेंट है वो फीमेल स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो डायरेक्शन का हमें पता है। या ये भी हो सकता है कि फीमेल स्टूडेंट मेल स्टूडेंट से लेस इंटेलिजेंट है, तो फिर भी हमें डायरेक्शन का पता है। ठीक है, डायरेक्शन इस तरफ कर दें, क्लियर। लेकिन एक क्वेश्चन तो ये है, इसमें क्लियर डायरेक्शन का पता है मुझे कि मतलब ज्यादा है या कम है। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैं कह दूं कि जो हमारी फीमेल स्टूडेंट है वो हमारे मेल स्टूडेंट की इक्वल नहीं है। क्या? फीमेल स्टूडेंट इज नॉट इक्वल टू मेल स्टूडेंट्स। अब मुझे डायरेक्शन का पता है कि मतलब क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं ना। ये भी हो सकता है कि फीमेल ज्यादा इंटेलिजेंट हो मेल से, लेकिन ये भी हो सकता है कि फीमेल कम इंटेलिजेंट हो मेल से। तो मुझे डायरेक्शन का पता है नहीं है ना। मतलब अगर आप कह रहे कि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या बेस्ट हो सकता है या उससे वर्स हो सकता है। दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। जब इस टाइप की क्वेश्चन हो तो हम उसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल, या उसका दूसरा नाम क्या है? 2 टेल। क्या? 2 टेल। 2 टेल का मतलब क्या है? देख, ये बेल शेप है ना, ठीक है, ये 1 टेल है जो माइनस है आपकी, हमने कर दिया था ना, -1 -2 -3 स्टैंडर्ड डिविएशन का। और ये दूसरा टेल है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। क्लियर?
+1 +2 +3। अगर अगर मैं पहला क्वेश्चन कंसिडर कर दूं कि फीमेल स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन मेल, तो मुझे पता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है ना, क्लियर। अगर मैं कहता हूं कि फीमेल स्टूडेंट इज वीक देन मेल, तो मुझे फिर भी पता है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं वन टेल। वन टेल क्यों? क्योंकि या आप राइट की तरफ जा रहे हैं या लेफ्ट की तरफ की जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि नॉट इक्वल, तो दोनों तरफ जा सकते हैं ना, या इस तरफ जा सकते हैं और या इस तरफ, तो इसको कहते हैं टू टेल। तो वन टेल और टू टेल हम क्यों पढ़ते हैं, मैं आपको यही समझा रहा था। फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, क्या है 95 है, तो आपके अल्फा क्या है 5%। अल्फा कितना है 5%, परसेंट से निकाल ले तो 0.05, ठीक है। लेकिन ये वन टेल की बात हो रही है, यहां पे 0.05 वन टेल है अगर आपके पास, तो ये है। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन टू टेल है तो फिर अल्फा डिवाइड बाई 2, क्योंकि टू टेल है ना। ये 0.05 का मतलब ये है 0.05 की इस तरफ ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप चांस आप एरर कह रहे थे ना, तो आप उसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे 0.05 को 0.025 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप फिर यहां पे 0.025 लिख दें और 0.025 यहां पे लिख दें माइनस प्लस, ठीक है। मतलब ये है कि आपकी जो चांसेस ऑफ एरर है ना, वो ये भी है कि 0.025 कम हो सकते हैं और 0.025 ज्यादा होने की भी चांसेस है, ठीक है। तो टू टेल में आप उसको डिवाइड करते हैं बाई 2, तो उसको कहते हैं अल्फा 2। आगे क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए वो अलन के हम उसको हाइपोथेसिस में डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दें कि अगर आपके पास वन टेल है तो आपके पास जो अल्फा है वही आएंगे आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 95% है तो 5% आपके पास अल्फा है, 90% है तो 10% आपके पास अल्फा है, 99% है तो 1% है। लेकिन अगर टू टेल है तो फिर अल्फा डिवाइड बाई 2, सिंपल चीज है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर टू टेल है और 5% है तो आपके पास क्या आ जाएंगे 2.5% आ जाएंगे, एक, क्योंकि दोनों साइड पे चांसेस है ना। आप तो जो चांसेस बता रहे हैं ना 95% या 0.5%, आप तो एक डायरेक्शन पे बता रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं है तो आप राइट साइड भी जा सकते हो और आप लेफ्ट साइड भी जा सकते हो, क्लियर। अच्छा, कंटिन्यू है टर्मिनोलॉजी। एक और चीज है इसमें, अल्फा तो आपने कह दिया कि चांस ऑफ एरर है, ठीक है। एक हमारे पास है सैंपलिंग एरर। क्या? सैंपलिंग एरर। अब सैंपलिंग एरर का क्या मतलब है, इस पे एक टोटल यूनिट है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये सिर्फ आपको बताना है सैंपलिंग एरर, इसका क्या मतलब है। देख, जो आपकी पॉपुलेशन की मीन है और आपकी जो सैंपल की मीन है उसमें जो डिफरेंस है उसको कहते हैं सैंपलिंग एरर। फॉर एग्जांपल ये क्लास हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, उससे मैंने सैंपल ले ली, उस सैंपल की जो मीन है वो हमारे पास है 55। कितना है पॉपुलेशन की जो मीन है वो है 55 kg। लेकिन मैंने जो उससे सैंपल ली है और उस सैंपल की जो हमारे पास मीन है वो हमारे पास है 53 kg। अब सैंपलिंग एरर क्या है कि म्यू माइनस जो सैंपल मीन है, तो 55 माइनस 53 इज इक्वल टू 2 kg। ये 2 kg क्या है, दिस इज अ सैंपलिंग एरर, सही है। मतलब कुछ एरर हो सकते हैं उसमें, ये लाजमी नहीं है, 100% तो नहीं कह सकते ना आप। तो द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल, द पॉपुलेशन मीन एंड अ सैंपल मीन इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक तो हमने सिर्फ समराइज कर दिया, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एस्टिमेशन। क्लियर? ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन अगर आप विद कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ पढ़ेंगे तो सही है। अच्छा, अब हम देख पॉइंट एस्टिमेशन के लिए क्या फार्मूला है। मुझे पॉइंट एस्टिमेशन निकालना है तो कौन सा फार्मूला मैं यूज करूं।
किसी को पता है? एनीवन? अगर कोई भी मुझे उसके फार्मूले के बारे में बता दे, सो आई विल गिव 5000 प्राइज टू हिम और हर। पॉइंट एस्टिमेशन का फार्मूला जिसने भी मुझे बता दिया, 5000 में उसको गिफ्ट दूंगा। देख, पॉइंट एस्टिमेशन के लिए फार्मूला है ही नहीं, वो तो अब तुक्की से बता रहे हो ना, इसके लिए फार्मूला कहां से आ गया? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी कितनी जीपीए है, आप डायरेक्ट 4 जीपीए है, इसके लिए तो फार्मूले की जरूरत नहीं, ये तो बस आपने एक तुक्का लगा दिया। इसमें तो ना कॉन्फिडेंस इंटरवल की जरूरत है, ना चांस ऑफ एरर की जरूरत है। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेशन के लिए देयर इज नो फार्मूला, सही है, लेकिन इंटरवल पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेशन के लिए देयर इज अ फार्मूला, सही है जी। चलो आप इंटरवल एस्टिमेशन के लिए फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन के लिए नो फार्मूला, सही है। चलो ये एक बात तो खुशी की है कि कम से कम एक फार्मूले से तो आप लोगों की जान जो है, ठीक है। इंटरवल के लिए एस्टिमेशन के लिए बहुत आसान फार्मूले हैं, बहुत ज्यादा आसान। फार्मूला नंबर 1, देख एक बात याद रखिए, एक हमारे पास होगी स्टैटिस्टिक जो सैंपल के लिए यूज होते हैं, और एक हमारे पास होगी पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर। तो सैंपल के स्टैटिस्टिक हमारे पास मौजूद होंगे, नोन होंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन के पैरामीटर हैं इट विल बी अननोन। और हम एस्टिमेशन जब लगाएंगे ना, ऑन द बेस ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक की बेस पे हम लगाएंगे एस्टिमेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्टिमेशन की बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, तो स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब सैंपल की, और एक हमारे पास क्या है पैरामीटर। पैरामीटर किसके लिए यूज होता था? पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए एस हम यूज करते थे ना, तो एस हमारे पास नोन होंगे, मालूम होंगे, और इस बेस एस की बेस पे हम मालूम करेंगे पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, ठीक है। मीन हमारे पास मालूम होंगे एक्स बार, इस मीन की बेस पे हम मालूम करेंगे म्यू, ठीक है, पॉपुलेशन की मीन, ठीक है। इसी तरह जो पी है ना, ये हमारे पास मालूम होंगे, प्रोपोर्शन की हम बात करेंगे, लेकिन ये जो पाई है ना, ये हमारे पास मालूम नहीं होंगे, इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक अक्सर नोन होंगे, ये पैरामीटर अक्सर अननोन होंगे, इसकी बेस पे हम पैरामीटर को मालूम करेंगे, इसको कहते हैं एस्टिमेशन, सही है, क्लियर। अच्छा, फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले है क्या? सबसे पहले जो फार्मूला है म्यू एक्स बार, बिकॉज म्यू क्या है? पॉपुलेशन की मीन है। ये सैंपल का एस्टिमेशन किस बेस पे हम मालूम करना चाह रहे हैं? स्टैटिस्टिक की बेस पे, क्योंकि सैंपल का मीन तो हमें मालूम होगा ना, इसकी बेस पे हम पॉपुलेशन की जो मीन है उसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो म्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, यानी आपकी मीन, प्लस माइनस जी अल्फा 2 n2 सिग्मा डिवाइड बाई n अंडर रूट। एक फार्मूला ये है। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे? यानी मतलब x बार प्लस माइनस जी अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा डिवाइड बाई n अंडर रूट। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन द पॉपुलेशन सिग्मा इज नोन। जब ये सिग्मा हमारे पास मालूम हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर पेपर में उसने ये सिग्मा दिया गया है, सो देन वी विल यूज दिस फार्मूला, ठीक है। अगर सिग्मा मालूम हो तो हम डायरेक्टली वी विल यूज दिस फार्मूला, क्लियर। लेकिन अगर सिग्मा मालूम नहीं है,
दिस इज फार्मूला नंबर 1. फार्मूला नंबर 2, mu on the base of x is equal to x bar plus minus z alpha 2 n2 s divided by n under root. दिस इज फार्मूला नंबर 2. सिर्फ एक चीज को हमने चेंज कर लिया, सिग्मा के बजाय हमने एस लिख दिया. सिग्मा वाज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन. अगर आपके पास सिग्मा नोन नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन द सैंपल साइज इज यूज व्हेन द एन का मतलब क्या है, सैंपल साइज is equal or greater than 30. अगर सैंपल साइज आपके पास 30 या 30 से ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि x बार प्लस माइनस जी अल्फा 2 n2 s डिवाइड बाई n अंडर रूट. सही है, मतलब z वाला फार्मूला आप कब यूज करोगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाकी तो सेम फार्मूला आएंगे. सही है, ये चीज जी अल्फा 2 आप कब यूज करोगे, अगर आपके पास सिग्मा मालूम है तो चाहे सैंपल साइज 2 भी हो, सैंपल साइज 10, जी अल्फा डिवाइड बाई 2 दोनों सेम है. क्यों सेम है, मैं अभी उसको निकाल के आपको बता दूंगा कि आप सिर्फ जी लगाओगे फिर भी वही रिजल्ट आएंगे, आप जी हटा दे अल्फा 2 लगाओगे फिर भी वही रिजल्ट आएंगे. तो जी अल्फा 2 हम उसको कहते हैं, और इसकी 3 है, आप उसको राटा भी लगा सकते हैं. देख, जी अल्फा 2 आप कब यूज करोगे, यानी जी टेबल. जी अल्फा 2 का मतलब क्या है, क्या आप इसमें कौन सा टेबल यूज करोगे, जी टेबल यूज करोगे. तो जी टेबल आप कब यूज करोगे, जब दो सिचुएशन हो. द कंडीशन नंबर 1, इफ द सिग्मा इज नोन, अगर सिग्मा मालूम है तो सैंपल साइज को भूल जाए. सैंपल साइज जो भी हो, सैंपल साइज 10 हो, सैंपल साइज 20 हो, सैंपल साइज 100 हो, सैंपल साइज 1 लाख हो, सैंपल साइज को फिर भूल जाए. अगर सिग्मा मालूम है तो आप डायरेक्टली जी अल्फा 2 यानी जी टेबल को यूज करोगे. 1. दूसरा कंडीशन क्या है, अगर सिग्मा मालूम नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे सैंपल साइज को. अगर सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है तो फिर आप जी अल्फा 2 यानी जी टेबल को यूज करोगे. अगर सैंपल साइज 30 से कम है फिर आप जी टेबल को यूज नहीं करोगे. क्लियर, यहां तक क्लियर है. अब अगर आपके पास सिग्मा अननोन है, क्या है, अननोन मालूम नहीं है, और सैंपल साइज आपके पास 20 या 25 है, तो आप फिर क्या, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, आप फिर यूज करोगे फार्मूला नंबर 3, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा 2 n2 s डिवाइड बाई n अंडर रूट. वही है, बाकी सिर्फ जी के बजाय आपने टी लिख दिया, टी. फिर आप कौन सा टेबल यूज करोगे, टी टेबल, और टी टेबल की बेस पे फिर आप उसको निकालोगे. कब व्हेन दो कंडीशन अगर हो, व्हेन द सिग्मा इज अननोन एंड द सैंपल साइज इज लेस देन 30. अगर सिग्मा अननोन है, सैंपल साइज जो है लेस देन 30 है, सो देन यू विल यूज दिस फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा 2 n2 s डिवाइड बाई n अंडर द रूट. क्लियर जी, क्लियर या नहीं. अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह की क्वेश्चन है कि आप, ये तो कंटिन्यूस डेटा के लिए हमने अभी तक कर दिया, कौन से डेटा के लिए, कंटिन्यूस. फॉर एग्जांपल आप बीपी मालूम करना चाहते हैं, टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं, किसी की वेट आप मालूम करना चाहते हैं, या कोई भी जो कंटिन्यूस डेटा हो. लेकिन अभी अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा हो, क्या हो, कैटेगोरिकल डेटा हो या नॉमिनल डेटा हो. फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि डू यू स्मोक, कुछ लोग कहेंगे यस, कुछ लोग कहेंगे नो. तो यस नो क्या है, नॉमिनल डेटा है. ठीक है, या मैं किसी डिजीज की प्रेवेलेंस मालूम करना चाहता हूं, मैं प्रेवेलेंस मालूम करना चाहता हूं कि इस क्लास में कितने पर्सन लोग ऐसे हैं जिसको एलर्जी है. ठीक है, सो दिस इज प्रेवेलेंस. तो आप प्रेवेलेंस मालूम करना चाहते हो
अब कैटेगोरिकल डेटा है आपके पास, नॉमिनल डेटा है, सो देन यू विल यूज प्रोपोर्शन। क्या यूज करोगे? प्रोपोर्शन। एस्टिमेट के लिए आप प्रोपोर्शन को यूज करोगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला नंबर 4, पाई ऑन द बेस ऑफ पी। पाई क्योंकि पैरामीटर है पॉपुलेशन की, हम उसको मालूम करेंगे ऑन द बेस ऑफ पी, प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस माइनस जी अल्फा 2 डिवाइड बाई, ठीक है जी, n2 p n2 1 माइनस p डिवाइड बाई n और होल अंडर रूट। सही है? अल्फा 2 के बाद मल्टीप्लाई है ना, अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाई p n2 1 माइनस p डिवाइड बाई n। जी, होल अंडर रूट। इसमें प्रोपोर्शन में होल अंडर रूट होंगे, बाकी में सिर्फ n अंडर रूट होंगे, लेकिन इसमें होल अंडर रूट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये कब यूज करेंगे हम? फार्मूला नंबर 4। फिर जी टेबल की बात आ रही है ना, जब जी टेबल की बात आएगी तो मतलब क्या है कि सैंपल साइज कितने होने चाहिए? 30 या 30 से अबाव। सो वी विल यूज व्हेन द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ 30, ठीक है। अगर 30 से सैंपल साइज कम है, 20 है, 15 है, 10 है, सो देन व्हाट विल यू डू? वी विल यूज फार्मूला नंबर 5, पाई ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शन p प्लस माइनस t अल्फा 2 n2 p n2 1 माइनस p डिवाइड बाई n और होल अंडर रूट। जी, आप पूछें। इक्वल और ग्रेटर देन 30 हो या 30 से अबाव हो तो आप जी को यूज करोगे। तो यही है ना, ये तो जी के लिए फार्मूला है ना, जी जहां भी हो, यहां पे भी जी की बात हो रही थी ना, यहां पे भी वही फार्मूला है, ठीक है। ये कब यूज करेंगे? व्हेन द सैंपल साइज इज लेस देन 30, टी वाला, व्हेन द n इज लेस देन 30। क्लियर? कितने फार्मूले हमने लिख दी? 5। पहला फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास, देख दो चीज याद रखिए, जी अल्फा 2 और टी अल्फा 2। जी अल्फा 2 का मतलब है कि आप कौन सा टेबल यूज करोगे? जी। टी अल्फा 2 में आप कौन सा टेबल यूज करोगे? टी। सबसे पहले आपकी फार्मूला सेम फार्मूला है, मैंने लिख दे 5, लेकिन फार्मूला सेम फार्मूला है कि x बार प्लस माइनस जी अल्फा 2 n2, अगर नून है सेग्मा तो सेग्मा डिवाइड बाई एन अंडर रूट, अगर नहीं है नून तो s डिवाइड बाई एन अंडर रूट। अगर 30 या 30 से ज्यादा है तो जी अल्फा 2 यूज करें, अगर अननून है सेग्मा। अगर 30 से कम है तो टी अल्फा 2 यूज करें। अगर प्रोपोर्शन मालूम करना है तो मीन के बजाय फिर आप प्रोपोर्शन दिया होगा आपको, ठीक है। जब आप प्रोपोर्शन मालूम करोगे तो आपको तो मीन नहीं देंगे ना, आपको यही कहेंगे कि 20% लोग जो है उसको एलर्जी है, 30% लोगों की एलर्जी है, तो आपको प्रोपोर्शन दिया होगा। तो आप मीन के बजाय प्रोपोर्शन लिख दें, प्लस माइनस, अगर 30 से सैंपल साइज इंक्रीज है या 30 है तो जी अल्फा 2 लिख दे, अगर नहीं है तो तो टी अल्फा 2 लिख दे, बस बात खत्म। यहां पे आप जो है इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एरर। ये जो सारी चीज है ना, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एरर, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले में आप स्टैंडर्ड ऑफ एरर यूज करें, और बाकी जो है प्रोपोर्शन के लिए ये आपके पास ऑलरेडी नोन होगा, p 1 माइनस p आपने मालूम करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, n पे डिवाइड करें, अंडर रूट ले लें और उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अभी हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, any confusion, so you can ask me now.
because I will give you 5 minutes breaks and after that we will do calculation. फिर हम कैलकुलेशन पे आएंगे। अभी एक एक जो फार्मूला हमने अभी लिख दिया है, एक एक के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी नाउ।